आज का हमारा टॉपिक होगा शक्ति और शक्ति के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हम शक्ति का अर्थ जान लेते हैं और शक्ति की जो अवधारणा है ये राजनीति विज्ञान में कब शुरू हुई। शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की आधुनिक और नवीन अवधारणाओं में से गिनी जाती है। यह राजनीति विज्ञान की जटिल अवधारणाओं में से एक है। शक्ति की अवधारणा के अध्ययन मुख्य रूप से सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात किया जाने लगा है और इस काल में राजनीति को शक्ति के अध्ययन की उपमा भी दी जाने लगी थी। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय विचारक जैसे कि मनु, कौटिल्य और जो यूनानी सोफिस्ट विचारक थे थ्रेसिमेक्स, उन्होंने किया था। मनु ने दंड शक्ति को राजनीति का मूल आधार माना, वहीं थ्रेसिमेक्स ने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसके अलावा अगर हम बात करें होब्स, कॉफमैन, बोशांके, हिगल आदि ने भी शक्ति के संबंध में चर्चा की है। मैकियावेली ने तो शक्ति की राजनीति में केंद्रीय भूमिका भी मानी है। आधुनिक राजनीति शास्त्री जैसे कि लासवेल, कैपलान, रॉबर्ट डहेल, चार्ल्स मैरियम, कैटलिन मॉर्गेनथौ, मैकाइवर, एडवर्ड सिल्स, इन्होंने शक्ति पर पर्याप्त बल दिया है और विचार भी किया है। अगर हम बात करें कुछ विचारक हैं जैसे कि चार्ल्स मैरियम, इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल पावर में शक्ति की उत्पत्ति, उसकी सीमाएं, उद्देश्य, विघटन आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा बहुत से जो विचारक हैं इन्होंने शक्ति पर अपने अपने विचार दिए हैं और उन्हें अपने अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कैटलिन की, तो कैटलिन है ये राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने का साधन ही शक्ति है, ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा लॉसवेल हैं, उन्होंने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपने निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा दूसरों से आज्ञा पालन करवाना ही शक्ति है। लॉसवेल हैं, ये कहते हैं कि जो निर्णय हम लेते हैं और उन निर्णयों की पालना दूसरे व्यक्ति से करवाना ही शक्ति कहलाता है। अगर हम सभी का एक निष्कर्ष निकालें तो हम शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुरूप परिवर्तित करना ही शक्ति है। शक्ति है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे देशीय स्तर पर हो, इसको स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी अपनी एक अहम भूमिका है। आज हम शक्ति के विभिन्न जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम राजनीतिक शक्ति को। राजनीतिक शक्ति का अर्थ राज्य या सरकार की शक्ति से लिया जाता है। राज्य सरकार के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है, अर्थात राज्य समाज के मूल्यवान संस्थाओं को अपनी इच्छा से अलग अलग हितों समूह में विभाजित करता है, जैसे कि नीतियाँ बनाना है, लागू करना है, उनकी पालना करवाना है और शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। राजनीतिक शक्ति दो रूपों में हो सकती है। जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे औपचारिक राजनीतिक शक्ति कहते हैं, जबकि राजनीतिक दलों, दबाव समूह, हित समूह द्वारा सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित किया जाता है तो इसे अनौपचारिक राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। राजनीतिक शक्ति अपने आदेशों की पालना हेतु बल का प्रयोग भी करती है। उसके द्वारा निर्मित कानून प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड भी दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है उसका संबंध राज्य या सरकार की शक्ति से लिया जाता है और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो शक्ति होती है ये हमारे सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा काम में ली जाती है। और अनौपचारिक जो शक्ति होती है ये राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित जो समूह हैं ये सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए काम में लेते हैं। राजनीतिक जो शक्ति होती है उसके आदेशों की पालना अनिवार्य होती है। अगर आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक
शक्ति है वो दंड का प्रयोग भी करती है। अगला जो शक्ति का प्रकार है वह है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति को धन की शक्ति या भौतिक शक्ति भी कहा जा सकता है। इसमें धन उत्पादन के साधन के स्वामित्व के बल पर निर्धनों द्वारा नियंत्रित स्थापित किया जाता है। आर्थिक शक्ति सदैव राजनीतिक शक्ति पर हावी रहती है और ये स्थिति मुख्य रूप से उदार लोकतांत्रिक राज्यों में पाई जाती है। इन राज्यों में पूंजीपति और जो औद्योगिक घराने हैं अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करते हैं और इनकी दिशा को अपने अनुरूप निर्धारित करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। चाहे कहीं किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों ना हो, वहाँ जो आर्थिक शक्तियाँ हैं वो हमेशा हावी रहती हैं और जब भी चुनाव का वक्त आता है तो ये जो राजघराने होते हैं या फिर औद्योगिक जो भी घराने होते हैं ये अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर उनको धन मुहैया कराते हैं और जब सरकार का निर्माण हो जाता है तो सरकार से अपनी इच्छा के अनुसार नीतियों का निर्माण करवाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक शक्ति है ये राजनीतिक शक्ति पर ज़्यादा हावी होती है। अगली शक्ति का जो प्रकार है वह है विचारधारात्मक या वैचारिक शक्ति। किसी भी शासन व्यवस्था को विभिन्न धारणाओं एवं विचारों के आधार पर उचित या वैध ठहराने की जो शक्ति है वह वैचारिक शक्ति कहलाती है। इसके आधार पर लोगों के सोचने समझने के तरीके पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। वैचारिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को उचित ठहराते हुए उसे स्थिरता प्रदान करती है, चूँकि वैचारिक शक्ति के माध्यम से राजनीतिक शक्ति द्वारा निर्मित नियमों नीतियों को वैध बनाया जाता है, जिससे जनसमूह स्वाभाविक रूप से उनका पालन करने लगता है। प्रत्येक राजनीतिक जो व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं विद्यमान रहती हैं। कई विचारधाराएं समाज से संबंधित होती हैं, कई आर्थिक विचारधाराएं होती हैं या फिर विभिन्न जो विचारधाराएं हैं ये अपने अपनी विचारधाराओं को सही ठहराने का प्रयास करती हैं, जैसे कि व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। यह सारी जो विचारधाराएं हैं अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार और प्रसार करती हैं। अगली जो शक्ति का प्रकार है वह है प्रभावशालिता के आधार पर शक्ति, अर्थात हम प्रभाव के द्वारा किस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहार को अपने अनुकूल कर लेते हैं उसे प्रभावशालिता के आधार पर शक्ति कहा जाता है। जैसे कि बल की शक्ति, बल प्रयोग द्वारा हम दूसरों के व्यवहार को बदल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उससे कार्य करवा सकते हैं। फिर है प्रभुत्व की शक्ति, आदेश देकर दूसरों के व्यवहार को हम बदल सकते हैं। और इसके अलावा औचित्य तथा अनुचित्य के आधार पर भी शक्ति का प्रकार होता है, जो कि वेबर ने औचित्य तथा अनुचित्य के आधार पर शक्ति के प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार मुख्य रूप से इन्होंने वेबर ने जो प्रकार बताए हैं वे वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्माई शक्ति बताए हैं। वैधानिक जो शक्ति होती है ये संविधान के आधार पर शक्ति का प्रयोग करती है और परंपरागत शक्ति है ये परंपराओं को माध्यम बनाकर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। जैसे कि हम बात करें परंपरागत शक्ति की, उदाहरण के रूप में जैसे कि परंपरा चली आ रही है कि जो भी समाज में जो भी हमेशा जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर कोई उसका विरोध करता है तो परंपराओं की दुहाई दी जाती है। या फिर जैसे कि बाल विवाह है उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन कई बार परंपराओं को आधार बना दिया जाता है कि ये परंपरा बनी हुई है कि लड़की है उसका विवाह छोटी उम्र में ही करना चाहिए। ऐसी परंपराओं का उदाहरण दे करके और इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। करिश्माई शक्ति, करिश्माई जो शक्ति होती है ये एक तरह से प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण होती है और कोई व्यक्ति अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और कार्यशैली के आधार पर दूसरों को इतना प्रभावित कर लेता है कि दूसरे व्यक्ति भी उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि औचित्य तथा अनुचित्य के आधार पर जो वेबर ने जो शक्ति के प्रकार बताए हैं वे वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई शक्ति है। इसके अलावा जो शक्ति का प्रकार है वह है दमन शक्ति। वेबर ने अनुचित्यपूर्ण शक्ति है उसको दमन की शक्ति
कहा है। इसके अलावा शक्ति के जो प्रकार हैं वे दृश्य और अदृश्य भी हैं। जब शक्ति प्रकट होती है तो उसे हम दृश्य शक्ति कह सकते हैं, और जब शक्ति अप्रकट होती है तो उसे अदृश्य शक्ति कहते हैं। फिर अगला जो प्रकार है वह है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्ति धारक स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वह प्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है, तथा जब वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग कराता है तो उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है। फिर है दमनात्मक और अदमनात्मक। जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारी ढंग से किया जाता है तो उसे दमनात्मक शक्ति कहा जाता है। जब शक्ति का प्रयोग इसके विपरीत किया जाता है तो उसे अदमनात्मक शक्ति कहा जाता है। फिर केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत शक्ति। जब शक्ति एक ही जगह या एक केंद्र में रहती है तो उसे केंद्रित शक्ति, एवं जब शक्ति अलग अलग केंद्रों में विभाजित कर दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकृत शक्ति कहा जाता है। प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये भी शक्ति के प्रकार हैं। शक्ति प्रादेशिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवास करती है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, और प्रभावशालिता के आधार पर शक्ति के जो प्रकार बताए गए हैं वे हैं बल की शक्ति, प्रभुत्व की शक्ति और चातुर्य की शक्ति, औचित्य तथा अनुचित्य के आधार पर वैवर्ण्य, वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति, करिश्माई शक्ति और दमन शक्ति। इसके अलावा दृश्य और अदृश्य शक्ति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति, और केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत शक्ति, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, ये शक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। और वर्तमान में मोर्गेंतो जैसे विचारक हैं, उन्होंने शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का समर्थन किया है। धन्यवाद।